मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान में थॉमस ईड ग्रीन के विचारों पर व्याख्यान होगा। थॉमस ईड ग्रीन, टी.एच. ग्रीन, इसका जीवन का समय है 1836 से 1882। इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ था। उसको उपयुक्त वातावरण मिला, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा और वहीं पर जीवन का कुछ समय तक काम करता रहा। मतलब वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में काम किया और बहुत ही कम उम्र में 46 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। वह अपने विद्यार्थियों के बीच बहुत लोकप्रिय था। जैसे अर्नेस्ट पार्कर, नेटिलशिप उसके प्रमुख विद्यार्थियों में थे और आप पार्कर के अनेक प्रकार के कोटेशंस और नेटिलशिप के भी पुस्तकों को आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो ग्रीन इन विद्यार्थियों का गुरु था, विद्यार्थियों को गुरु थी। उसने अपने जीवन में कोई पुस्तक नहीं लिखी। एक दो का रिकॉर्ड आता है। उसने जो निबंध वगैरह लिखे थे वही एक लिखित रूप में है। उसके मृत्यु के बाद उसके विद्यार्थियों ने उसके द्वारा लिखे गए नोट्स को पब्लिश किया था और उसी से फिर ग्रीन के विचारों के बारे में पूरी दुनिया को पता चला। उसमें एक है लेटर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, दूसरा है लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये दो प्रमुख पुस्तक हैं। उसके बाद इसके अलावा भी और भी जो साहित्य उसका था नोट्स के आधार पर पब्लिश किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ही। तो उसको भी ग्रीन के विचारों के समझने के लिए पता चलता है। देखें उसके कौन कौन से प्रमुख विचार हैं। ग्रीन के विचारों को कंप्राइज करते हुए सर अर्नेस्ट पार्कर लिखता है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित होते हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। एक कोटेशन पार्कर का है, लेकिन यह कोटेशन, यह कथन ग्रीन के विचारों को पूरी तरह से कंप्राइज करता, संकलित करता है। तो वस्तुतः इन चीजों के बारे में ग्रीन ने ही बातें कही थी, पार्कर ने उसको एक कोटेशन के रूप में अपनी पुस्तक में। तो मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। इस कथन में तीन चीजें हैं: स्वतंत्रता, अधिकार, राज्य। ग्रीन ने इन तीनों के विषय में बहुत बढ़िया ही अपना विवेचन किया है। लेकिन सबसे पहले स्वतंत्रता, मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। इसका मतलब ग्रीन यह कहता है, ग्रीन के विचारों में कुछ अध्यात्म का भी बोध हमको होता है कि वह ईश्वर को स्वीकार करता है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। उसके मतानुसार मानव चेतना का सबसे प्रमुख तत्व है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता आत्मा का गुण है। स्वतंत्रता के वातावरण में भी आत्मा का विकास हो सकता है। भारत में लोकमान्य तिलक ने जो पुस्तक लिखा गीता रहस्य, इस गीता रहस्य में भी लोकमान्य तिलक ने ग्रीन के विचारों को गीता के विचारों के साथ कंपेयर किया है। तो यह आत्मा का गुण है और यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता अलग कर दी जाती है, व्यक्ति को यदि स्वतंत्रता नहीं दिया जाता, ऐसी स्थिति में मशीन का पूजा मात्र बनकर रह जाएगा। जैसे हम एक बटन दबाते हैं और पंखा चलना शुरू हो जाता है, बटन फिर दबा दिया, ऑफ कर दिया, तो पंखा चलना बंद हो जाता है। यही स्थिति व्यक्ति की हो सकती है। इसलिए व्यक्ति की आत्मा का सर्वाधिक प्रमुख गुण स्वतंत्रता है और व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इस स्वतंत्रता के बारे में ग्रीन कहता है कि दो प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं, एक आंतरिक स्वतंत्रता, दूसरी बाह्य स्वतंत्रता। आंतरिक स्वतंत्रता के संबंध व्यक्ति की अंतरात्मा से, वह क्या है, इंद्रिय जनित सुख और वासना से अपने आप को बचाना। व्यक्ति इंद्रियों का दास न बने, वासना से दूर रहे, भूख से दूर रहे, यही उसकी वास्तविक स्वतंत्रता है। यहाँ पर गौर करिए, जैसे एक व्यक्ति ने भोजन किया, बहुत ज्यादा किया भोजन, मन हुआ और खाऊं, खूब खा लिया, खाया तो, लेकिन खोगेगा कौन?
व्यक्ति का शरीर भोगेगा। मन तो खिला दिया लेकिन भोगता है शरीर। यहाँ पर ग्रीन इस चीज को इंगित करते हुए कहता है इंद्रिय जनित सुख से व्यक्ति को बचना चाहिए। भौतिक सुख सुख नहीं है, वास्तविक सुख तो तब मिलता है जब व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जिससे व्यक्ति की आत्मा संतुष्ट होती है। तो सुख और आनंद में अंतर होता है। हम भरपेट भोजन करते हैं, किसी से बदला नहीं लेकर थप्पड़ मारते हैं, इससे हमको सुख मिलता है, आनंद नहीं मिलता। किसी असहाय की सहायता करते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं, इससे आनंद की प्राप्ति होती है, संतुष्टि की प्राप्ति होती है। ग्रीन कहता है कि व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता का संबंध व्यक्ति की अंतरात्मा से है और वह ऐसी चीजें जो व्यक्ति को दास बना देती है, व्यक्ति के पतन के गर्त की ओर ढकलती है, ऐसी चीजों से बचना ही आंतरिक स्वतंत्रता है। और दूसरा है बाह्य स्वतंत्रता। बाह्य स्वतंत्रता का संदर्भ में कहता है कि आत्मा के विकास के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण किया जाना चाहिए। जब तक उचित परिस्थितियां नहीं होंगी तब तक व्यक्ति आत्मा का विकास नहीं कर सकता। शासन कानून बना सकता है, राज्य के द्वारा कानूनों का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन हर चीज को कानून के द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। तो राज्य को चाहिए कि वह ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जिन परिस्थितियों के अंतर्गत रहते हुए व्यक्ति अपनी अंतरात्मा का विकास कर सके। दूसरी एक इसकी विशेषता देखिए, ग्रीन स्वतंत्रता के अधिकार की विशेषता बताता है। पहला है निश्चित प्रकार के कार्य करने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ होता है निश्चित प्रकार के कार्य करना। ऐसे कार्य करना जिससे व्यक्ति को सुख मिलता हो, संतोष मिलता हो, शांति मिलती है, ऐसे कार्य को करना ही स्वतंत्रता कहलाती है, अन्य चीजों को। और दूसरी चीज है सकारात्मक स्वतंत्रता। ग्रीन के पहले व्यक्तिवादी विचार, जैसे हमने जेम्स मिल के बारे में अध्ययन किया था, जेम्स मिल और व्यक्तिवादी विचारकों का यह कहना था कि राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते हैं, कम करते हैं। इसके बारे में ग्रीन का विचार विपरीत है। जहां व्यक्तिवादी कहते हैं कि राज्य को कानून कम बनाना चाहिए, ग्रीन कहता है राज्य को कानूनों का निर्माण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं करते, उसको उपभोग के लायक बनाते। कोई भी राज्य स्वतंत्रता का बाधक नहीं होता, उसका पोषक होता। तो राज्य को ऐसे कानूनों का निर्माण करना चाहिए जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता को के लायक बनाया जा सके। हमने पिछले व्याख्यान में देखा सड़क में आने जाने की स्वतंत्रता है। व्यक्ति यदि कानून न हो तो सड़क में आगे पीछे दाएं बाएं बीच से कैसा भी कर सकता है, लेकिन इससे दुर्घटना की संभावना बन जाएगी। तो राज्य कानून बना करके व्यक्ति को केवल सड़क की बाईं ओर चलने के लिए बाध्य करता है। इस प्रकार के कानून निर्माण से व्यक्ति की स्वतंत्रता भले ही कम हो जाती है, लेकिन व्यक्ति का जीवन सुरक्षित हो जाता है। इसलिए राज्य को कानून जो बनाना चाहिए, उस कानून से व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ती है, उससे कम नहीं। तो इस प्रकार से राज्य के कानूनों से कार्यों से स्वतंत्रता में वृद्धि होती है, उसमें कमी नहीं होती। जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जेम्स मिल कहता है कि शिक्षा की व्यवस्था व्यक्ति को अकेले करना चाहिए, अपने निजी तौर पर करना चाहिए। स्वास्थ्य के बारे में भी कोई काम राज्य को नहीं करना चाहिए। ग्रीन कहता है नहीं, शिक्षा या स्वास्थ्य ऐसे कार्य हैं जिसको करना राज्य के लिए आवश्यक है। शिक्षा की व्यवस्था करके राज्य उचित परिस्थितियों का निर्माण करता है और उन उचित परिस्थितियों के अधीन रहते हुए व्यक्ति अपनी आत्मा का विकास करता है, अपनी चेतना का विकास करता है। तो इसलिए उचित परिस्थितियों का निर्माण करना राज्य का काम है। तो ये इसकी दो विशेषताएं थी, एक है निश्चित प्रकार के कार्य करने की स्वतंत्रता और दूसरा सकारात्मक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ नकारात्मक नहीं होता, सकारात्मक होता है। राज्य को सकारात्मक कार्य करना चाहिए, नकारात्मक कार्य नहीं। वैसे ही थोड़ा सा देख लीजिएगा,
स्वतंत्रता का अर्थ होता है अपनी इच्छानुसार काम करना। राज्य कानून बना करके स्वतंत्रता को कुछ कम करता है, तो इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ जाती है, उसके जीवन की सुरक्षा बढ़ जाती है। इसी प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षा की व्यवस्था करके राज्य व्यक्ति के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण करता है। वह विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके अपनी चेतना का विकास करता है, आत्मा का विकास कर सकता है। तो इसलिए राज्य को ऐसा सब काम करना चाहिए जिससे व्यक्ति के उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं का निराकरण किया जा सके। अतः राज्य को बाधाओं का निराकरण की पूरी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। और इसी संदर्भ में वह कहता है उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना राज्य का प्रमुख कार्य है। व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं, इन बाधाओं को दूर करना राज्य का काम है। उसका दूसरा विचार है अधिकार। पहला स्वतंत्रता हो गया, मानवीय चेतना, मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता में अधिकार निहित है। स्वतंत्रता एक अधिकार है। अधिकार क्या है? व्यक्ति अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने के लिए कुछ सुविधाएं चाहता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए कुछ सुविधाएं चाहता है। वह सुविधाओं की मांग किससे करेगा? समाज से करेगा। जब इस प्रकार से समाज से मांगे आती है तो समाज उस पर विचार करता है और वह यह देखता है कि इस प्रकार की सुविधा, इस प्रकार की मांग को यदि पूरी कर ली जाती है, सुविधा दे दी जाती है, तो समाज का भला होगा, व्यक्ति का भला होगा या बुरा होगा। जब समाज यह पाता है कि इस प्रकार की सुविधा देने से व्यक्ति का भला होगा, समाज का हित होगा, तो वह उस मांग को स्वीकार कर लेता है। और जब समाज के द्वारा मांगें स्वीकार कर ली जाती हैं, उसे हम अधिकार करते हैं। राज्य की भूमिका क्या है? राज्य अधिकार की रक्षा करता है, लेकिन अधिकार समाज देता है। हाफ रूसों का हमने पिछले व्याख्यान में अध्ययन किया। तीनों विचारक प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करते हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, और वो इसलिए प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करते हैं क्योंकि वो प्राकृतिक अवस्था को स्वीकार करते हैं। तो जो प्राकृतिक अवस्था में अधिकार थे वे ही प्राकृतिक अधिकार है। ग्रीन कहता है ऐसा कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं होता। प्राकृतिक अधिकार का अर्थ होता है वे अधिकार जो व्यक्ति को जीवन से ही, जन्म से ही मिल जाते हैं, वो प्राकृतिक अधिकार है। और जिस प्राणी को जीवन से जो अधिकार, जन्म के प्रारंभ से जो अधिकार मिल जाता है, ऐसे अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। जैसे जीवन का अधिकार, एक नवजात बालक की कोई यदि हत्या कर देता है तो उस नवजात बालक को भी जीवन का अधिकार है, इसलिए उसके विरुद्ध मुकदमे की कार्रवाई हो। वो प्राकृतिक अधिकार है जिन अधिकारों से व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक अधिकार वे नहीं है जो प्राकृतिक अवस्था में प्रचलित है। प्राकृतिक अधिकार वे हैं जो व्यक्ति को जन्म से ही मिलता है। तो समाज अधिकार देता है, राज्य अधिकारों की रक्षा करता है। और इस प्रकार से समाज व्यक्ति की उन मांगों को पूरा करता है जिसमें पूरे समाज का और व्यक्ति का भला। लेकिन जैसे आत्महत्या का अधिकार, यदि व्यक्ति आत्महत्या के अधिकार की मांग करता है तो समाज इसको स्वीकार नहीं करता, क्योंकि यदि व्यक्ति को आत्महत्या का अधिकार दिया जाए तो इससे समाज का भला नहीं। तो मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित होते हैं। अधिकार की मांग समाज के समक्ष की जाती है और अधिकार समाज के द्वारा दिए जाते हैं। और आगे तीसरा नंबर होता है कि अधिकार राज्य की मांग करते हैं। राज्य की मांग करते हैं मतलब क्या हुआ? अधिकार समाज देता है, लेकिन समाज इन अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता। रक्षा करने की जिम्मेदारी राज्य की होती है। राज्य इन अधिकारों की रक्षा करता है, इस राज्य का होना आवश्यक है। नंबर तीसरा, राज्य अधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्तियों की
सामान्य इच्छा होती है कि अन्य व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए, यह राज्य के द्वारा ही संभव है। जब व्यक्ति अपने खुले मन से सोचता है कि मुझे शिक्षा का अधिकार है, तो वो ये भी सोचता है दूसरे को भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। व्यक्ति सोचता है कि मैं बीच चौराहे में रात को 12 बजे गाना गाऊं, तो उसका मन ये भी सोचता है, शुद्ध विवेक से भी विचार करे तो वो ये भी सोचता है कि यदि मुझे गाना गाने का अधिकार है तो दूसरे व्यक्ति को सोने का भी अधिकार है। तो जब व्यक्ति को सोने का अधिकार है तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे उसके नींद में व्यवधान पड़े। तो फिर राज्य रक्षा करता है अधिकारों। सामान्य रूप में व्यक्ति यह सोचता है कि जैसा अधिकार मुझे मिला है वैसा ही अधिकार दूसरे को भी मिलना चाहिए, और यह कौन करता है? राज्य इसकी व्यवस्था करता है। इस राज्य का होना अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से राज्य व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करता है। यह है ग्रीन के द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्रता, अधिकार और राज्य की अवधारणा। अब आगे एक महत्वपूर्ण कथन है टी.एच. ग्रीन का, और इसके लिए ग्रीन की बहुत ही प्रशंसा की जाती है और ग्रीन को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। अब बिल्कुल सच में जो उसने कहा है वह हमेशा सच ही रहा है, कभी भी उसको कोई झूठा साबित नहीं कर पाया। उसका कथन है, शक्ति नहीं इच्छा ही राज्य का आधार है, विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट। राज्य का आधार क्या है? शक्ति। शक्ति नहीं, इच्छा है। राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। गौर करिए, परीक्षा चल रही है, 1000 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे हुए हैं। शिक्षक हैं, इन्विजिलेटर्स हैं। एक लड़का चाहता है नकल करना, नकल करने के लिए वो प्रयास करता है, शुरुआत करता है, पाकिट पर हाथ डालता है, नकल निकालता है, नकल करना शुरू करता है। जैसे ही इन्विजिलेटर की नजर पड़ी, उसको उसने पकड़ लिया और पकड़ करके उसको उससे फार्म भरवाते हैं, मतलब उसको दंडित करते हैं। जैसे ही इस एक नकलची के विरुद्ध कार्रवाई हुई, बाकी 999 विद्यार्थी न चाहते हुए भी शिक्षक को, इन्विजिलेटर को समर्थन देते हैं। लेकिन मान लीजिए, इसे प्रेरणा मत समझिएगा कि उदाहरण है, यदि मान लीजिए एक लड़के ने नकल मारना शुरू किया, उसको इन्विजिलेटर ने पकड़ लिया और जैसे ही पकड़ा वैसे ही 10, 15, 20 विद्यार्थी यदि वहां पर खड़े होकर के इन्विजिलेटर का विरोध करना शुरू करें, तो शिक्षक इन्विजिलेटर क्या कर पाएंगे? मतलब यह हुआ कि हम अपनी इच्छा के विरुद्ध इन्विजिलेटर को समर्थन देते हैं, मतलब कानून को मानते हैं। जब तक सहज रूप में ये चीज होते रहता है, तब तक राज्य का संचालन अच्छी तरह से हो सकता है। और जैसे ही इसमें असहजता हुई, हम चाहे ना चाहें, भले मन ही मन भूल बनाते रहें, लेकिन हम उस कानून का समर्थन करते हैं, कानून का पालन करते हैं। और इसी प्रकार के समर्थन से राज्य में कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति स्थापित बनी रहती है। और उदाहरण लीजिए, 1920 में जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा और उसको जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, इसके पीछे मूल धारणा क्या थी? अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया और इन 200 वर्षों में पूरे भारत में अंग्रेजों की कुल संख्या 1 लाख से अधिक नहीं थी। लेकिन इन 1 लाख में छोटे बच्चे, अंग्रेजों के छोटे बच्चे थे, उनकी पत्नी भी थी। लेकिन कुल मिलाकर 50-60 हजार अंग्रेजों ने भारत में 200 वर्षों तक शासन किया। कितने लोगों पर? 35 करोड़ लोगों पर। क्यों? भारतीयों का सहयोग उन्हें प्राप्त था। एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, गांधी जी ने इस चीज को समझा था
और जब उन्होंने देखा कि पूरा अंग्रेजी शासन भारतीय के सहयोग और समर्थन पर टिका हुआ है, उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। एक उदाहरण के लिए देख लीजिएगा, एक जिला है उस जमाने में, एक जिले में कलेक्टर अंग्रेज, एसपी अंग्रेज, बाकी उनके मातहत जितने भी अधिकारी कर्मचारी होते थे ये सब के सब भारतीय होते थे। मतलब दो अंग्रेज मिलकर पूरे जिले का शासन चला रहे हैं, हम पर शासन कर रहे हैं, हम हमारे समर्थन से शासन कर रहे हैं। यदि मान लीजिए हम लोग उसका विरोध करना शुरू कर देते तो क्या दो अंग्रेज एक जिले का पूरा शासन शासन का संचालन कर सकते थे? कदापि नहीं। तो जो भी शासन होता है, शासन का उद्देश्य शासन जनता के सहयोग से करता है, बलपूर्वक नहीं कर सकता। और जब गांधी जी ने देखा कि संपूर्ण ब्रिटिश शासन भारत में भारतीयों के सहयोग से चल रहा है, तब उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। और स्वाभाविक है, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हम 6 महीने में भारत को आजादी दिला देंगे। ठीक है, 6 महीने न सही, लगभग 2 साल तक चला। लेकिन जब 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ, स्थगित हुआ, तो अंग्रेजी शासकों ने स्थिति को स्वीकार किया कि यदि 6 महीने और चल जाता यह असहयोग आंदोलन तो हमें 1922 में ही भारत को आजादी देनी पड़ती। सहयोग, समर्थन, ग्रीन का कथन यहाँ पर सिद्ध हो जाता है, विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट। जब तक जनता का समर्थन है तब तक राज्य चलते रहेगा। आप 1789 के पहले फ्रांसीसी लुई वंश के को शासन को देखिए। सोवियत संघ रूस में जार शाही को देखिए। सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की कड़ाई को देखिए, बलपूर्वक शासन को देखिए। हिटलर के तानाशाहीपूर्ण शासन को देखिए, मुसोलिनी के शासन को देखिए। दुनिया में आज तक जितने भी शासन हुए, ये शासन शक्ति पर आधारित भले रहे हों, लेकिन जनता का समर्थन उन्हें प्राप्त था। और जैसे ही जनता का समर्थन प्राप्त होना बंद हुआ, ये सभी तानाशाही शासनें जो बल पर आधारित थी, शक्ति पर आधारित थी, एक एक करके सब उठ गए। अल्टीमेटली यही हुआ कि राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। सोवियत संघ के पतन का कारण क्या था? आपने स्टालिन का नाम सुना होगा। स्टालिन जैसा तानाशाह दुनिया में शायद ही कोई होगा। शक्ति का शासन क्या हुआ? 1985 में गोरबाचोव ने थोड़ी सी ढील दी, और इस थोड़ी सी ढील का असर ये हुआ कि अगले 6 साल के अंदर पूरा सोवियत संघ भरभरा कर टूट गया, साम्यवादी व्यवस्था पूरी खत्म हो गई। क्यों? राज्य का आधार शक्ति नहीं, इच्छा है। यह इच्छा जनता की सर्वोपरि इच्छा है। और जब तक जनता की इच्छा का समर्थन, जनता अपनी इच्छा से राज्य को समर्थन दे रही है, तब तक राज्य चलेगा। और जैसे ही यह राज्य शांति के शक्ति के स्थान पर चलना शुरू करेगा, राज्य का पतन शुरू हो जाएगा। अरस्तु ने क्या कहा? व्यक्ति से विकास की जो प्रक्रिया शुरू होती है, वह परिवार, गांव और उसके बाद राज्य में करके खत्म हो जाता है। क्यों? राज्य के बाद अगला स्टेप क्या है? अरस्तु कहता है राज्य के बाद अगला स्टेप कुछ नहीं है, विकास की सर्वोच्च स्थिति राज्य है। लेकिन हमारे कुछ आलोचक कहते हैं कि राज्य के बाद अगला स्टेप साम्राज्य होना चाहिए। साम्राज्य गलत। क्यों? साम्राज्य का मूल आधार शक्ति होता है। जैसे साम्राज्य से शक्ति, साम्राज्य में शक्ति की कमी होती है, पूरा साम्राज्य भरभरा कर टूट जाता है, खत्म हो जाता है। इस संदर्भ में बहुत अच्छी बात पढ़ने को मिली। ब्रिटिश साम्राज्य को सूर्यास्त नहीं होगा, ये कहावत प्रचलित है। तो एक विचारक ने कहा, क्योंकि ईश्वर भी अंधेरे में अंग्रेजों पर विश्वास नहीं करता, इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य को सूर्यास्त नहीं होता। सोचिए अंग्रेज कितने स्तर के विश्वसनीय व्यक्ति होते हैं।
किस प्रकार से भारत में आए, व्यापारी बन गया चाहता था जब वह भारत आया, और किस प्रकार से उन्होंने भारत का शोषण किया, भारत में शासन किया, या अच्छी तरह से जानते हैं। तो ग्रीन कहता है विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट। यहां पर थोड़ी सी बात और कहें, जैसे नकल करना, सभी विद्यार्थियों की सामान्य इच्छा ये होती है। यहाँ पर ग्रीन रूसो से विचारों को लेता है, उसकी सामान्य इच्छा का सिद्धांत को समर्थन करता है। ग्रीन कहता है जैसे सामान्य रूप में हम देखते हैं कि चोरी करना अपराध है, नकल करना अपराध है, नकल करने वाले को, चोरी करने वाले को दंड मिलनी चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, नकल करते हुए पकड़ा जाता है, उसको दंडित किया जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी अपनी इच्छा को उसी पर लागू किया जा रहा है, मतलब वह सामान्य इच्छा के अधीन होता है। समाज की सामान्य इच्छा ये होती है, और समाज की सामान्य इच्छा में प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा सम्मिलित होती है। समाज की सामान्य इच्छा यह है कि अपराधी को दंडित किया जाना चाहिए, चोरी करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, नकल करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए। जब सामान्य इच्छा यह कहती है, मतलब कि व्यक्ति की अपनी इच्छा को उस पर लागू किया जा रहा है, और यह उसकी अपनी इच्छा को लागू करना कोई गलत चीज नहीं है। इसलिए जेल में जो व्यक्ति आपराधिक रूप में बंद होता है, उसको आत्म स्वीकारोक्ति का अवसर दिया जाता है, उसको यह आश्वस्त कराया जाता है कि उसने जो भी काम किया वो उनके से गलत था। और ऐसे व्यक्ति जब जेल से निकलते ही तो सुधर करके निकलते ही दोबारा उसी प्रकार का अपराध करने की कोशिश नहीं करते। तो ग्रीन का कथन बिल्कुल सही साबित हो जाता है कि विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट। इसके बाद प्रभु सत्ता के बारे में ग्रीन ऑस्टिन और रूसो के विचारों का समन्वय करता है। ऑस्टिन राज्य की सर्वोपरि इच्छा के रूप में संप्रभुता को परिभाषित किया था। एक निश्चित समाज में एक निश्चित प्रधान व्यक्ति की अवधारणा को उसने प्रतिपादित किया था, जबकि रूसो कहता है सामान्य इच्छा में संप्रभुता का विकास होता है। रूसो के विचारों को ग्रीन स्वीकार करते हुए कहता है कि सामान्य इच्छा में ही संप्रभुता होती है। लेकिन सामान्य इच्छा जो संप्रभु होती है, पूरी की पूरी जनता अपनी संप्रभुता का शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती, अपितु निर्वाचित व्यक्ति या मनोनीत व्यक्ति संप्रभुता के रूप में जनता की संप्रभुता की इच्छा का क्रियान्वयन करते हैं, अधिकारों को उपभोग करते हैं। तो दोनों चीजों को ग्रीन स्वीकार करते हुए कहता है कि जनता में संप्रभुता होती है, सामान्य इच्छा संप्रभु होती है, और इस सामान्य इच्छा की शक्तियों को, संप्रभुता की शक्तियों को निर्वाचित सरकार उपयोग में लाती है, सरकारी अधिकारी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, जनता संप्रभु होती है, लेकिन शक्ति का प्रयोग सरकारी अधिकारी करते हैं, निर्वाचित अधिकारी करते हैं। ये ग्रीन के बारे में, उसका संप्रभुता के बारे में ग्रीन के विचार। फिर आगे है राज्य के कार्य, राज्य को कौन से काम करना चाहिए। इसके पहले आ चुका है उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना, बाधाओं को दूर करना। मतलब राज्य का कार्य नकारात्मक होता है, सकारात्मक नहीं होता, नकारात्मक होता है। जैसे बाधाओं को दूर करना, उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना, हिंड्रेंसेस अगेंस्ट लाइफ, बाधाओं को दूर करने के लिए, जैसे बाधाओं को दूर करना नकारात्मकता हुई, लेकिन जब राज्य एक शिक्षण संस्था की स्थापना करता है तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना सकारात्मक होता है। उद्देश्य है बाधाओं को दूर करना, लेकिन काम हो रहा है सकारात्मक। ये ग्रीन की विश्लेषण की विशेषता है। तो सबसे पहले है अशिक्षा, अज्ञानता को दूर करना। राज्य में शिक्षा, अज्ञानता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर व्यक्ति अपने आत्मा का विकास नहीं कर पाता, चेतना का विकास नहीं होता। फिर है दरिद्रता का निवारण करना। जब आदमी भूखा रहेगा
और अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल वह दरिद्रता के निवारण के लिए करेगा, तो फिर आत्मा का विकास कैसे कर पाएगा, स्वतंत्रता का उपभोग कैसे कर पाएगा। फिर है मद्यपान की बुराई का निवारण करना चाहिए। मद्यपान से किसी का भला नहीं, सुख मिलता है। एक शराबी मद्यपान करके शारीरिक सुख क्षणिक रूप में प्राप्त करता है, लेकिन उसका दुख जितना होता है किसी भी अन्य प्रकार के दुख से इसकी तुलना नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की जो बुराइयां होती हैं, इन बुराइयों का निराकरण राज्य के द्वारा करना चाहिए। फिर उत्तम स्वास्थ्य का वातावरण स्थापित करना चाहिए। राज्य में अनेक प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न होते हैं, वातावरण को अच्छा बनाने के लिए राज्य को काम करना चाहिए। फिर है कारखानों की स्थिति में सुधार। उस जमाने में व्यक्तिवाद का बोलबाला हो चुका था, और जब व्यक्तिवाद का बोलबाला हो गया था तो पूंजीपतियों को बहुत ज्यादा अधिकार हो गए थे, राज्य की शक्तियां कम कर दी गई थी, और ये पूंजीपति मजदूरों का शोषण करने लगे थे। कारखानों की स्थिति ऐसी हो गई थी कि कोई भी व्यक्ति वहां पर अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता था। आए दिन मजदूर बीमार पड़ते रहते थे, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके चिकित्सा के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती थी। तो ग्रीन ने कारखानों की स्थिति में सुधार की। ये हुआ राज्य के कार्य जो कि निषेधात्मक हैं, लेकिन उसका परिणाम सकारात्मक होता है। फिर नैतिक विकास और उत्तम जीवन के मार्ग के बाधाओं को दूर करना, ये राज्य का कार्य हुआ। नैतिक विकास की परिस्थितियां उत्पन्न करना, उचित वातावरण तैयार करना और बाधाओं को दूर करना। और इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि ग्रीन ने पुलिस राज्य के स्थान पर लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का समर्थन किया। उसने कहा कि राज्य का ऐसा प्रत्येक कार्य करना चाहिए जिससे व्यक्ति को एक उचित वातावरण मिल सके, उचित परिस्थितियों का निर्माण करना राज्य का दायित्व। तो ग्रीन लोक कल्याण का राज्य का समर्थन करता है। पुलिस राज्य, व्यक्तिवादी पुलिस राज्य का वह, और इस प्रकार से उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाले बाधाओं को दूर करने का उसका अंतिम विचार है राज्य का विरोध। राज्य का विरोध करने का अधिकार। प्रश्न यह है कि क्या राज्य की जनता को, नागरिकों को राज्य का विरोध करने का अधिकार है? तो ग्रीन और कुछ ऐसे विचारक हैं जो ये मानते हैं कि व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का भी अधिकार है, होता है और होना चाहिए। लेकिन राज्य का विरोध करने का अधिकार बिल्कुल अच्छी तरह से ठोक पीट बजा करके होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शासन की किसी रीति से आप सहमत हैं तो फिर राज्य द्रोह करना शुरू करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बारे में अच्छी तरह से जनमत निर्माण करना चाहिए, फिर सबके साथ मिलकर के राज्य के कार्यों का विरोध करना चाहिए। वो कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले यदि मान लीजिए कानून संदेहास्पद बनते हैं, विशेष करके स्थिति अमेरिका में पाई जाती है कि राज्य सरकार का कानून एक बात कहता है और केंद्र सरकार का कानून एक दूसरी बात कहता है। तो ऐसी स्थिति में जब राज्य और केंद्र के कानून में टकराहट की स्थिति है, भारत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि भारत में एक समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकारों को है, लेकिन इसमें केंद्र की सर्वोच्चता होती है। राज्य सरकार का कानून यदि विरोध की स्थिति में है तो विरोध की सीमा तक राज्य का कानून खत्म हो जाता है, केंद्रीय कानून लागू होता है। तो भारत में ऐसी स्थिति कभी नहीं आती। अमेरिका में केवल एक सूची है, संघ सूची, और यह कहा गया है कि संघ सूची में जो 18 विषय हैं, इन 18 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को होगा, बाकी समस्त शक्तियां राज्य को दी जाती है। तो होता यह है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के काम में विरोधाभास की स्थिति होती है। विरोधाभास को दूर करने के लिए राज्य का विरोध करने का अधिकार व्यक्ति को। दूसरी चीज स्वार्थपरता। यदि शासन में निहित लोग स्वार्थपरता और भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, भारत के संदर्भ में स्वार्थपरता और भ्रष्टाचार को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शासन में जो लोग हैं वो किस प्रकार से स्वार्थपरता और भ्रष्टाचार से पूरी तरह से नहाए ओत-प्रोत होते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार है। फिर राज्य के द्वारा अब कर्तव्य, राज्य को जो काम करना चाहिए, यदि राज्य वह काम नहीं करता है तो व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार है। और यदि कोई अन्यायपूर्ण कानून बनता है, देखिए एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। यूपीए सरकार के समय में लाभ के पद संबंधी एक विधेयक
संसद ने पास किया था। जब वह राष्ट्रपति के पास गया तो उसमें डॉक्टर कलाम थे राष्ट्रपति। उन्होंने उस विधेयक का अच्छी तरह से अध्ययन किया और यह पाया कि यह कानून पक्षपात करता है, और तब उन्होंने उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। तो वो बात आम जनता तक नहीं पहुंच पाई, उच्च स्तर पर भी उसका समाधान हो गया। तो यदि मान लीजिए राज्य को ऐसा अन्यायपूर्ण कानून बनाता है तो व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार होना चाहिए। ये है ग्रीन के राजनीतिक विचार। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार नहीं सकते हैं, अधिकार राज्य की मांग करते हैं, ये पहला। और दूसरा है विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट। और तीसरा है हिंडरिंग द हिंड्रेंसेस अगेंस्ट गुड लाइफ, उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना यह राज्य का कार्य है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ग्रीन ने सकारात्मकता को लेते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया, राज्य के कार्यों का प्रतिपादन किया और राज्य के मूल आधार के रूप में इच्छा को स्थापित किया, शक्ति को अस्वीकार किया। और यह जो ग्रीन का कथन है विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट, आप इस सिद्धांत को दुनिया के किसी भी देश में लागू कर सकते हैं जहां पर शक्ति का साम्राज्य हुआ उस राज्य का पतन अवश्य हुआ। हिटलर ऐसा मरा कि उसकी डेड बॉडी मिल नहीं पाई। मुसोलिनी ऐसा मारा गया कि रोम की जनता ने पत्थर फेंक फेंक कर मार दिया था। स्टालिन ऐसा मरा कि उसकी मृत्यु के बाद उसके कब्र को उखाड़ कर हड्डियों को फेंक दिया गया। क्या है शक्ति पर आधारित राज्य। पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक प्लेन क्रैश हुआ, मारे गए और उनका पूरा शरीर चिथड़ा होकर बिखर गया, शरीर को कलेक्ट नहीं किया जा सका, दांत दिखे थे। तो जियाउल हक के डेंटिस्ट ने कहा कि जियाउल हक का दांत है, उस दांत को कब्र में डाला गया, कब्र पर उसको ही दफनाया गया। ये जनरल जियाउल हक का कोई शरीर नहीं मिला। क्यों? राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति है। आप सभी को धन्यवाद।